नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं लगातार आपको जो है आपके 9 मई को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स वीडियो देने का मैंने एक वादा आपसे किया था और उस वादे को हम लगभग पूरी करने ही वाले हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, बाल मनोविज्ञान और जो आपका सामाजिक अध्ययन सब होता है, ये 50-50 नंबर वाले 3 पेपर होते हैं। इनका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप मान के चलिएगा अभी चौथा वीडियो है। अभी यह जो है 3-4 वीडियो और जाएगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवरअप करने का पूरे तरीके से पूरी प्रयास है। और यह किस तरीके से फ़ायदा करेगा मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग जब परीक्षा दे करके लौटेंगे तब आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के भविष्य के लिए फीडबैक अपना यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि भविष्य के विद्यार्थी अभ्यर्थी भी निशांत ज्ञान पर कभी ट्रस्ट जरूर करेंगे। चलिए मित्रों, आज के चौथे वीडियो में शिक्षण प्रविधियों के बारे में बात करेंगे। शिक्षण की युक्तियाँ क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रविधियाँ का मतलब होता है शिक्षण करने की युक्तियाँ, शिक्षण करने का जो आपके पास लहजा होता है वही होता है शिक्षण की प्रविधियाँ। ठीक है, जॉन डेवी साहब ने क्या कहा मित्रों? जॉन डेवी साहब ने कहा है कि व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिससे व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। कोई भी शिक्षण विधि बिना प्रक्रिया प्रवृत्ति की अधूरी होती है। मित्रों, आप कितनों भी शिक्षण प्रविधि पढ़ लीजिए, शिक्षण विधि पढ़ लीजिए, लेकिन बिना प्रविधि की अधूरी होती है, अर्थात बिना युक्ति के वह जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो अधूरी ही होती है। ठीक है, भट्ट और ग्रेवरिच साहब ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि विधि प्रक्रियाओं के सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियां तथा युक्तियां निहित होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, विधि और प्रवृत्ति में क्या अंतर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण विधि क्या है और प्रवृत्ति क्या है। मित्रों ध्यान रखिएगा, विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, विधि की एक संरचना होती है, लेकिन प्रविधि की संरचना विधि की संरचना पर निर्भर होती है। मित्रों, विधि क्या होती है? विधि एक महत्वपूर्ण, मतलब समझ लीजिएगा, विधि जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षण की विधि होती है। उसमें से प्रविधि अर्थात उस शिक्षण विधि को करने के लिए कौन कौन सी युक्तियां लगाई जा सकती वो होती है प्रविधि। समझने का प्रयास करिएगा। विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, विधि एक विधि की संरचना होती है, लेकिन प्रवृत्ति की संरचना विधि की संरचना पर ही निर्भर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। विधि का जो रूप होता है वह व्यापक होता है, जबकि प्रविधि जो होती है उसमें प्रयुक्त होने वाला अंश होता है। ठीक है, जो विधि होता है वो व्यापक होता है, वो अपने तरीके से अपने आप में पूर्ण होता है विधि, लेकिन पूर्ण तो नहीं कहेंगे, विधि अपने आप में एक व्यापक होता है, पूर्ण कोई चीज नहीं होती है। जो विधि होती है बिना प्रविधि के पूर्ण नहीं हो सकती और प्रविधि का अंश ही नहीं होगा बिना विधि के। तो विधि एक व्यापक रूप होता है जबकि प्रविधि उसमें प्रयुक्त होने वाला अंश होता है। तीसरी की बात करें मित्रों, विधि की सफलता पर ही प्रविधि की सफलता निर्भर होती है। अगर आपका जो विधि है वही नहीं अच्छा होता है, वही सफल नहीं होता है, तो आपकी जितनी भी उस शिक्षण विधि की प्रविधियां होगी, जितनी भी युक्तियां होगी, वो निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ठीक है मित्रों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन होते हैं? जनक सुकरात जी है। ठीक है, आपसे ये सभी क्वेश्चन मैंने जो है लेक्चर वीडियो में कवर कराया है कि प्रमुख शिक्षण विधियों के जनक के बारे में। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस पद्धति के 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान है कि प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना और समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान की प्राप्ति की उत्सुकता बनी रहे। प्रश्नों में एक दूसरे से संबंध स्थापित कर नवीन ज्ञान देना होता है। ठीक है, और समय समय पर जरूरत के हिसाब से निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के प्रश्न का प्रयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात जी हैं। ठीक है, और प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है मित्रों, आगे बात करें विशेषता और लाभ क्या होता है। मित्रों, इस विधि की प्रयोग से छात्र सक्रिय रहता है, नए ज्ञान के प्रति उत्सुकता बनी होती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित होता है, पाठ के विकास में इससे सहायता मिलती है। जैसे जैसे आप प्रश्न उत्तर बच्चों से पूछेंगे, बच्चे के चिंतन और स्मरण शक्ति का विकास होगा प्रत्यास्मरण में सहायक होगा और मूल्यांकन में यह सहायक होता है। ठीक है, आप अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रश्नोत्तर नहीं पूछेंगे तो कैसे मूल्यांकन हो पाएगा? मूल्यांकन में विशेष लाभदायक होता है। ठीक है, आगे बात करें मित्रों सीमा, इसकी सीमा क्या होती है? यह विधि कभी कभी यांत्रिक बन जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस विधि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक होता है, बिना प्रशिक्षण के आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है और दूसरी प्रविधि का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मित्रों, विवरण प्रविधि क्या होती है? मित्रों, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। विवरण प्रविधि क्या होती है? कहानी या कथानक के रूप में घटना को प्रस्तुत करना ही विवरण प्रविधि कहलाता है। विवरण मतलब डिस्क्राइब करना। विवरण शिक्षण या सूचना देने के महत्व की पूर्ण प्रविधि है। विवरण का गुण सब में जन्म से ही पाया जाता है। आप किसी बच्चे से जो है एक कहानी बताइए, उसके बाद उससे पूछिए बेटा जो मैंने कहानी बताई इसे आप विवरित कीजिए, तो बच्चा जो है बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर उसके पास स्मरण शक्ति का थोड़ा सा विकास हुआ रहेगा तो उस कहानी को अपने शब्दों में बयां कर पाएगा। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें मित्रों, किसी घटना को छात्रों के मानसिक चित्रण करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, विवरण प्रविधि में। और सामाजिक विषय के परंपरागत शिक्षण शैली को रोचक बनाया जा सकता है और विभिन्न जगहों पर एकत्रित ज्ञान को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इसके उद्देश्य यही होते हैं। उद्देश्य में आप अपनी तरफ से, जैसे विवरण का मतलब डिस्क्राइब करना, अब इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं जो अच्छा ऐसा लिखिए कि जो उससे रिलेटेड हो। एक बार आपके सामने ये चीज़ें चल रही हैं तो निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे। वर्णन विधि क्या होता है? मित्रों ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन किया जाता है इसमें। यह एक प्रकार से स्पष्टीकरण का रूप होता है। वर्णन का प्रयोग लगभग सभी विषयों में किया जाता है। वर्णन में क्या क्या सावधानी करनी चाहिए कि तथ्यों को अच्छी तरह से पहले जानना चाहिए। जैसे कि मैं आपके लिए चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो निश्चित रूप से मैंने शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को कभी न कभी पहले जरूर अध्ययन किया होगा, तभी जाकर के वर्णन प्रविधि या तमाम सारी प्रविधियां आपके सामने मैं डिस्कस कर पा रहा हूं। तो आप भी अगर टीचर बनना चाहते हैं तो अपने बच्चों के बीच आप अगर कोई वर्णन विधि प्रयोग करना चाहते हैं, किसी चीज़ का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया, उसमें मैं सेकंड वाला पीडीएफ देखा ही नहीं और उसमें मैंने बोल दिया कि डीएलएड के परीक्षा फॉर्म में 0 फीस लगेगा। बच्चे हमें, कुछ लोग तो गालिद पर उतर जाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो चलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से मैंने कहा था कि 0 फीस है, लेकिन 400 रुपये ऑनलाइन फीस, सरकारी फीस मांगी गई है। तो मैंने उसे जो है कम्युनिटी बॉक्स पर बच्चों से माफ़ी भी मांगा कि भाई गलती कर दिया तो उसे माफ़ करिए, लेकिन ये मेरे अंदर है, अगर मैंने गलती किया है तो मैं उसे कहूँगा कि मैंने ये गलती किया है, क्योंकि मानव मस्तिष्क की गलती हो सकती है। क्योंकि मैंने उसे जो है तो तुरंत के तुरंत पीडीएफ आने के बाद, एक ही पीडीएफ हमारे पास आया था, तुरंत मैंने वीडियो बना दिया था, इसी वजह से वो गलती हो गई थी। वर्णन जो आपका होना चाहिए वो सरल भाषा में होना चाहिए। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर किया जाना चाहिए। न अधिक लंबा होना चाहिए, न अधिक छोटा होना चाहिए। कोई तथ्य छूटना भी नहीं चाहिए। वर्णन विधि जब आप करें तो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं। मित्रों, व्याख्यान प्रवृत्ति क्या होती है? निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में ऋषियों और महर्षियों के द्वारा किस शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता था? मित्रों, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का आप जो है रामानंद सागर वाला वो देखे होंगे, क्या कहा जाता है, सीरियल, उसमें जो है भगवान राम जब अपने गुरु के समीप पढ़ने जाते हैं तो उनके गुरु जो है उन्हें कोई लिख करके नहीं बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं वो व्याख्यान के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। तो पुराने समय में, प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि होते थे, उनकी जो प्रविधि होती थी, शिक्षण युक्ति होती थी, वो क्या होती थी? उनकी शिक्षण युक्ति जो है यही होती थी, व्याख्यान। जिस काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी तब व्याख्यान से ही शिक्षण कार्य करना होता था। व्याख्यान के साथ पर्याप्त टीएलएम भी होना चाहिए। टीएलएम का मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भाषा उपयुक्त होनी चाहिए, शिक्षण सक्रिय होना चाहिए, शिक्षक सक्रिय होना चाहिए। आज जो है बुक आ गया है, किताब और पेन आ गया, कॉपी पेन आ गया है, तो शिक्षक जो है सक्रिय नहीं रहते हैं। पढ़ा दिए, उसके बाद कुर्सी पर बैठ गया, बेटा लिखो, जो मैंने दिया है उसे आप हल करके दिखाओ। उसमें क्या होता था, अगर 30 मिनट की क्लास है तो आपको 30 मिनट लगातार बोलना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बड़े समूह को एक साथ व्याख्यान विधि में पढ़ाया जा सकता है। थोड़े समय में अधिक पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा सकता है। विषय का आलोचनात्मक एवं तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। व्याख्यान के 2 प्रकार होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। और औपचारिक का मतलब होता है कक्षा में विषय की सीमा में बंधा हुआ है, कक्षा में विषय की सीमा में बंधा हुआ है। अनौपचारिक का मतलब होता है कक्षागत परिस्थितियों से दूर, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इससे क्या क्या हानि भी होती है? छोटी कक्षा के लिए अमनोवैज्ञानिक है, छोटी कक्षा में आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मानसिक तार्किक विकास में कमी होती है। बच्चे से आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेक्चर देके चले गए, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, बच्चे का दिमाग कहीं अलग जगह है। ये प्राचीन समय में चलता था जब बच्चे सात्विक होते थे। आज बच्चे सात्विक नहीं हैं, बच्चे बचपन से ही दूसरे में टैलेंटेड हो जाते हैं, वो दूसरी तरफ उनका दिमाग रहता है ना। तो आप बच्चों के बीच में, कक्षा 10वीं के बच्चों के बीच में बैठ करके लेक्चर मार के चले जाइए, अगले दिन कुछ नहीं बता पाएगा वो बच्चा, क्योंकि उसके तो दिमाग में जो है सपना और गीता आ रही होती है ना। यही दिक्कत होती है। प्रदत्त ज्ञान अस्थायी रहता है इसमें, और प्रयोगात्मक जो पक्ष होता है उपेक्षित रहता है। छात्र इसमें बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, मौन होकर के केवल सुनते हैं, इसकी ये हानियां होती हैं।
मित्रों आगे बात करें स्पष्टीकरण प्रविधि। इसमें क्या होता है, स्पष्टीकरण एक प्रकार से वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा छात्रों के अथवा शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं, जिससे बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इस स्पष्टीकरण सरल भाषा में होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से करना चाहिए, इसमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। विषय सामग्री को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, पाठ को खंडों में विभाजित कर लेना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। स्पष्टीकरण प्रविधि आप समझ सकते हैं कि स्पष्टीकरण एक प्रकार का वर्णन होता है, और इसमें क्या आप करते हैं, शिक्षक और छात्र के बीच किस तरीके से आप करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण का मतलब पाठ को खंडों में विभाजित करके आप जो है स्पष्टीकरण देंगे, तभी ना फायदा होगा। कहानी कथन प्रविधि क्या होता है मित्रों, कहानी एक विधि है। कहानी का मतलब होता है बच्चों की भावनाओं, अनेक संवेगों को स्पर्श कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। जैसे आप किसी बच्चे को जो है कहानी के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, तो उस कहानी में ऐसा ना हो कहानी में कुछ सीख न मिले। कहीं ना कहीं किसी की कहानी आप पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगा। आने वाले समय में आप भी ऐसा कार्य करके चले जाइए। आपका भी जब पटाक्षेप हो तो तालियां बजनी चाहिए, और जब आपका पटाक्षेप हो और आपके आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में पढ़ें तो वो कहानी ऐसी हो कि उन्हें प्रेरित करे कुछ अलग करने के लिए। आप भी कुछ ऐसा करके जाइए। ठीक है, तो जो कहानियां होती हैं मित्रों, उसमें क्या होता है, बच्चों की भावनाओं, उनके संवेगों को स्पर्श कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कहानी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, सत्य कहानियां, पौराणिक कहानियां, और सत्य कहानियां पुराने संबंधी और पौराणिक जैसे रामायण और महाभारत। ठीक है, इस तरीके से बांटा गया है। ध्यान देने योग्य क्या है मित्रों, ध्यान रखिएगा। ध्यान देने योग्य है, कहानी जो है सरल होना चाहिए, स्पष्ट एवं रोचक होना चाहिए। अब उसमें जो है ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि बच्चा समझ नहीं पाए। घटना में क्रमबद्धता होनी चाहिए, भाषा सरल एवं बच्चों के लिए ग्राह्य होना चाहिए, हाव भाव के साथ सुनाई जानी चाहिए। आप कहानी को जो है इसे सुन्न मुन्न बैठ करके मुख से बोल रहे हैं, आंख बंद किए हो, बच्चा अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जो है आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं लेक्चर वीडियो देता और उस लेक्चर वीडियो में अपने शारीरिक एक्टिविटी को आपके सामने प्रस्तुत करता और जो बोलता, आप हमारे चेहरे के हाव भाव से समझते कि यह जो है बेहतरीन चीज़ है, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, कल्पना का पुट होना चाहिए भाई। किसी भी कहानी में आप कल्पना का पुट जरूर दीजिए, बिना कल्पना के कुछ हो ही नहीं पाएगा। बच्चा कुछ ना कुछ उसके माध्यम से कल्पना करे। मतलब अवलोकन प्रविधि क्या होता है, किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के कार्य के बाह्य व्यवहार को देखना ही अवलोकन है, अथवा किसी घटना अथवा कार्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन क्या होता है, ध्यान देख करके किसी चीज़ को सीखना। ध्यान क्या देना है, अवलोकन का रूप निरंतर तथा नियंत्रित रूप से चलना चाहिए, उद्देश्य का निर्धारण पहले से होना चाहिए, सुव्यवस्थित एवं नियोजित रूप में चलना चाहिए, अवलोकनकर्ता के दृष्टिकोण व्यापक एवं पक्षपात रहित होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। इसे आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से पढ़िएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं तो आप पहले जैसे समझाते थे लेक्चर वीडियो में, ऐसे समझाते नहीं हैं। भाई देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको समझा करके इस वीडियो को दिया जाए। 1 घंटे का आप वीडियो देखेंगे क्या, 2 पेज का PDF 1 घंटे में अगर मैं पढ़ाऊँ, आपको लगेगा यार मास्टर वो पगला गया है ना। तो ये चीज़ें हम नहीं चाहते हैं। 8वां क्या है, उदाहरण प्रविधि। ये सभी चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उदाहरण प्रविधि क्या है, आपसे पूछा जाएगा 2-3 प्रविधियों का उल्लेख करिए, तो 2-3 प्रविधियाँ आप लिख दीजिए। शिक्षण प्रक्रिया में उदाहरण रीति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण को प्रभावशाली एवं रोचक बनाने के एक सहयोग करती है। उदाहरणों में केवल प्रकाश डालने की शक्ति ही नहीं होती है, वरन स्थिरता लाने की भी क्षमता होती है। पिंसेंट साहब ने क्या कहा है कि अच्छे उदाहरण बौद्धिक रूप से निर्जीव प्रस्तुतिकरण को जीवन प्रदान कर देते हैं। जैसे आपने जो है, मैं आपके सामने किसी सिद्धांत को पढ़ा रहा हूं, उस सिद्धांत में कोई दम ही नहीं है, मैं पढ़ाता चला जा रहा हूं, बोरिंग सा लग रहा है। लेकिन उसी में जो है, अगर मैं किसी उदाहरण को लेकर के आता हूं और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तो वह निर्जीव कंटेंट भी आपके सामने सजीव दिखाई देता, आपको मजा आने लगता है ना। और वैसे भी कुछ पेडागॉजी के कुछ ऐसे लेक्चर होते हैं जहां पे आपको उदाहरण के माध्यम से ही समझाना होता है, तभी उसमें जान आ पाती है, नहीं तो आप शुद्ध बुद्ध खो करके बस सुन करके भुला देंगे। उदाहरण के प्रकार क्या होते हैं, एक होता है मौखिक उदाहरण, एक होता है दृश्य उदाहरण। ठीक है, मौखिक का मतलब जो शब्दों के माध्यम से दिया जाए, और एक होता है आपने देखा होगा, ऐसा कह के हम बच्चों को बताते हैं ना कि आपने देखा कि इस तरीके से उनके घर में हो गया, आपने देखा कि देखिए सोनू का लड़का सोनू का ऐसा ऐसा कर दिया है ना। ये चीज़ें दृश्य होती हैं, और जो मौखिक रूप से हम बताएं वो मौखिक होती है, शाब्दिक। इसमें क्या होता है, भाषा सरल सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए, उदाहरण छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए उदाहरण, और छात्रों की रुचि के अनुकूल भी होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझता हूं कि आप इस समय किस कंडीशन में होंगे, उसी तरीके से मैं सोना बाबू वाला जो उदाहरण देता हूं इसी वजह से देता हूं, है ना। क्योंकि मनोवैज्ञानिक और अवस्थात्मक अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद ही आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं।
मित्रों खेल विधि, खेल विधि क्या होता है? बालक का स्वभाव ही खेल होता है। बालक खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है और बालक खेलने में विशेष रुचि लेता है। बालक के जीवन में खेल का विशेष महत्व होता है। म्यूलिक साहब ने क्या कहा है? जो कार्य अपनी इच्छा से करे वही खेल होता है। ठीक है, खेल ये नहीं होता है कि बच्चा क्रिकेट खेले तभी वो होता है। जो कार्य बच्चा अपनी इच्छा से करने लगे, जैसे उसके सामने जो है आप माटी रख दीजिए, माटी को इधर उधर फेंकने लगे, उसके लिए वो खेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो खेल के लिए आपको जो है किसी न किसी रूप में उसे तैयार ही करना पड़ेगा तभी वो खेलेगा। जो भी कार्य बच्चा अपने मन से करता है उसके लिए खेल होता है। मित्रों खेल का महत्व क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अंतिम पीडीएफ है। खेल के द्वारा बालकों में सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, अनुभव में वृद्धि होती है, क्रिया द्वारा ही सीखना खेलों के द्वारा ही संभव है, शारीरिक विकास में सहायक होता है, मानसिक तनाव को दूर करता है। ठीक है मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं और आप सभी लोग उम्मीद है कि लगातार पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे यार, वीडियो को जो है 2 पर ही करके देखिए, लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि निशांत ज्ञान थोड़ा सा आपके लिए बेहतर करे, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप वीडियो को जो है 2 पर करके देखिए, लेकिन देखा पूरा करिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, व्यूज कितने आते हैं मुझसे उससे मतलब नहीं होता है, आप कितनी देर मेरे वीडियो को चलाते हैं उससे हमें मतलब होता है। और एक बच्चा कह रहा था कि सर आपका जो ऐड आता है मैं उसे स्किप नहीं करता हूं, ये आपके ऊपर है, मैं कदापि नहीं बोलूँगा यार ऐड को मत स्किप करिएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई सर्वथा प्रथम वरीयता आप उसे दीजिए, हमारे चक्कर में आप ना पढ़िए। लेकिन हाँ, इतना जरूर करिएगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपको आप चाहते हैं तो, अगर आपका थोड़ा सा भी समय जाता है हमारे माध्यम से, तो आप न देखें तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कह सकता हूं कि आप ऐसा करें जिससे हमें जो है थोड़ा सा मतलब कि आपके लिए बेहतर करने का शक्ति प्रदान हो। ठीक है, और एक छोटा सा मोटिवेशनल कमेंट आप हमें लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको जो है बेहतर मतलब कि मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर से कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। संघर्ष ही जीवन है और जब जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो आपका जो जीवन होगा वो निरस्ता से भर जाएगा। ठीक है, निरस्ता से भर जाएगा। आपके जीवन में संघर्ष होता है तभी उस जीवन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, और आपका जब पटाक्षेप होगा तो आपके उसी संघर्षों की कहानी समाज में बयां की जाएगी। तो संघर्ष जरूरी होता है, आपके न रहने के बाद आपके कहानी आपके किए गए कृत्यों को बताने के लिए समाज में। ठीक है, इसी वजह से संघर्ष जरूरी होता है, और हर एक महान व्यक्ति जो हुए हैं वो जरूर से जरूर कहीं ना कहीं संघर्ष किए हैं। तो निश्चित रूप से आपके भी जीवन में संघर्ष है तो आप भी महान व्यक्तियों की श्रेणी में जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।